आप सभी का अभिनंदन। कक्षा 12 भूगोल के लेसन 3 के पार्ट 3 का इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व हम जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व आदि पर बात कर चुके हैं। आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में जनसंख्या वृद्धि पर बात करते हैं। हम बात की शुरुआत करते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगोचर होती है। इस कारण हम जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के रूप में ही देखने लगे हैं, उसे उसी रूप में बोलने लगे हैं। जनसंख्या परिवर्तन में धनात्मकता या ऋणात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन कुल संख्या के रूप में ही मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को संख्या अथवा प्रतिशत दोनों के द्वारा हम बता सकते हैं और जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए, गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र काम में ले सकते हैं। जनसंख्या निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या में वर्तमान जनगणना वर्ष की संख्या को घटाया जाता है, तो हमें निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त होती है, अर्थात या तो जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी प्राप्त होती है। विश्व जनसंख्या वृद्धि पर हम बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जब इतिहास की शुरुआत हम जब कहते हैं, उस समय की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई है, जिसका कारण विषम जलवायु, घुमक्कड़ी जीवन, अल्प पोषण आदि थे। धीरे धीरे मानव पशुपालन करने लगा, पौधों को घरेलू बनाने लगा और इससे जनसंख्या वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ। कृषि का विकास भी हुआ, इस कारण खाद्य आपूर्ति हुई, निश्चित होने लगी हमारे, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त होने लगा। मानव भी जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा और विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी मानव में विकसित होने लगी। इन सभी कारणों से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां मुख्य रूप से कौन सी हैं। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल हमारे पास बिल्कुल प्रमाणिक नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि के किसी प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य हमारे पास नहीं है। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या गणना जो है वो अनुमान पर अधिक निर्भर है और पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। तब पृथ्वी पर जनसंख्या मात्र कुछ हजारों में थी। इस सिस्टमैटिक अध्ययन को, जनसंख्या वृद्धि को हम सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए 4 कालों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल, वही हमारे इतिहास प्रारंभ से। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है और यह आखेट और भोजन संग्रह भी स्थलीय भागों पर ही अधिक होता था। जैसे जैसे महाद्वीपों पर बर्फ कम होने लगी, तब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार बढ़ने लगा। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। बात करते हैं प्राचीन काल की। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हम वहां से प्राचीन काल की शुरुआत मानते हैं और उस समय विश्व कुछ सीमित भागों में मनुष्य कृषि और पशुपालन करता था। इस प्रकार विश्व के कई भागों में मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। नदी घाटियों में कृषि के साथ नगरीय विकास भी होने लगे। ईसा काल के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ होने का हम अनुमान लगाते हैं। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्य में मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये विशाल जनसमूह उस समय थे। मध्यकाल की बात करें, इतिहास की दृष्टि से इसको हम 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय मानते हैं और 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ आंकी गई थी।
इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद थी, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध, इन सब के कारण जनसंख्या में कमी हुई। फिर आप बात करते हैं हम आधुनिक काल की। आधुनिक काल वही 17वीं शताब्दी के मध्य से अर्थात 1650 ईस्वी के आसपास हम शुरुआत मानते हैं, और उस समय आधुनिक काल की शुरुआत के समय लगभग 55 करोड़ विश्व की जनसंख्या थी। 1750 इसके ठीक 1650 से ठीक 100 साल बाद हम बात करें, 1750 ईस्वी में यह बढ़कर 72 करोड़ हुई। अगले 100 सालों में यह लगभग दुगुनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ तक गई। 1950 ईस्वी तक आते आते जनसंख्या 251 करोड़ हुई और 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में विश्व जनसंख्या 714 करोड़ तक पहुंच गई। हम विश्व जनसंख्या वृद्धि को आलेख द्वारा भी देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आलेख बहुत ही एक ही दृष्टि में हमें बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1650 से 1750 में जनसंख्या वृद्धि जो है वो मंद ढाल के रूप में थी, लेकिन 1950 से 2000 के साल में यह जनसंख्या वृद्धि का ढाल ज्यादा है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र थी उस समय। 2000 के बाद वापस ढाल थोड़ा कम होता है, लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि ही दृष्टिगोचर होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या की वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही है। पिछले 350 वर्षों में बात करें तो विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है और विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देशों की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं, उन पे हम एक नजर डालते हैं। तो पहला कारण आता है मृत्यु दर में गिरावट। गिरावट क्यों हुई? विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर है और विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों और महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट पाई गई, इसलिए मृत्यु दर कम होने लगी। दूसरा कारण इसका लेते हैं हम खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से इससे भी जनसंख्या की वृद्धि प्रभावित हुई। यांत्रिक एवं गहन कृषि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीज का उपयोग आदि से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अकालों की संख्या भी इस दौरान कम हुई, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगी। तीसरा इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास होने लगा, जिससे रोजगार के माध्यम बढ़े, मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होने लगा। चौथा इसका कारण है वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक बनाया तथा सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगले कारण में हम लेते हैं शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना से भी विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ और जनसंख्या में वृद्धि होती रही। प्रवास इसका अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि का। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। तब यूरोपियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ कर दिया। इससे इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। सन 1650 अर्थात आधुनिक काल से हम बात कर रहे हैं। 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घटने लगी थी। इस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी।
सन 1750 से 1900 तक आते आते सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई, परंतु सबसे ज्यादा वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई थी। सन 1900 के बाद बात करते हैं हम 20वीं शताब्दी में। जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी और सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या दुगुनी हो गई और उत्तरी अमेरिका की तो लगभग 4 गुना हो गई। वहीं यूरोप में जन वृद्धि कम होने लगी। जनसंख्या वृद्धि पिछले सब वर्षों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हुई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी इन दोनों में अर्थात यूरेशिया की बात करते हैं तो संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या यहाँ निवास करती है। परंतु जब उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में अब बहुत वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हुई है, दक्षिणी अमेरिका में 14 गुनी और सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। जनसंख्या समस्या के रूप में हम देखते हैं कि जनसंख्या निश्चित रूप से एक समस्या के रूप में आज हमारे सामने है। दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या है वो गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस पर विशेष रूप से चिंतित होने लगे हैं। विकासशील देश भी चिंतित हैं। क्या मुख्य समस्या है? एक तो अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र वृद्धि होने लगी है जिसे पहले कभी नहीं हुई थी। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 में विश्व जनसंख्या 1400 करोड़ पहुंचने की संभावना है। सीमित संसाधन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसके भरण पोषण की समस्या भी बढ़ती है। और जबकि हमारे पास संसाधन है वो सीमित है, अतः जनसंख्या वो समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। तीसरा है वितरण संकेंद्रित, अर्थात ज्यादातर भूभाग, हम पहले भी जनसंख्या वितरण और घनत्व में इसको देख चुके हैं कि ज्यादातर भूभाग निर्जन प्राय है और बहुत कम भूखंड पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी के केवल 1/3 भूभाग पर ही विश्व के 90% लोग रहते हैं और ये मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में विशेष रूप से इस तरह के विशेषताएं पाई जाती हैं। बिना बसे भूभागों में निराशा। जैसा कि हमने अभी बात की, पृथ्वी के बिना बसे भूभाग का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। इससे मनुष्य भविष्य में भी निवास बढ़ने की संभावना भी नहीं है। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहां के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। दरिद्रता वृद्धि के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का नाश होने लगता है। जब ये जनसंख्या हमारे लिए समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है, उस पर बात कर सकते हैं। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिकीकरण, परिवहन, संचार साधन, खनन उद्योग और निर्माण उद्योग की उन्नति करना, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करना, शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना, कृषि का नवीनीकरण करना, सागरीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास किया जाना और देरी से विवाह ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, परिवार नियोजन करवाना, संतति निग्रह आदि। अब बात करते हैं हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पर। क्या है यह सिद्धांत? इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और सुरक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से
कन्वर्ट होकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है और इन सभी अवस्थाओं को मिलाकर हम जनांकीय चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, किसी अशिक्षित ग्रामीण खेतिहर जनसंख्या का जब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जनांकीय संक्रमण होता है तब वह शिक्षित, नगरीय, औद्योगिक आदि में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार दिए हैं। संपूर्ण परिवर्तन को हम 5 अवस्थाओं में देखते हैं। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर भी उच्च परंतु गिरती हुई। तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर होती है। चौथी अवस्था में मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है और पांचवी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस तरह से परिवर्तन होता है। इस रेखाचित्र को 5 अवस्थाओं को हम विश्व स्तर पर इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली अवस्था की जब हम बात करते हैं, इसमें जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर हैं और इसके उदाहरण हैं अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला आदि। द्वितीय अवस्था की बात करते हैं, इसमें जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होने लगती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता और नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आते जा रहे हैं। यहाँ जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर होती है, जो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि इस तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होने लगती है। विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश आदि इस अवस्था के अंतर्गत हैं। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। इस अवस्था में जनसंख्या घटने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है, अर्थात मानव संसाधनों की कमी होने लगती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में 1420 लाख रह गई तथा 2020 में इसे 1380 लाख रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अर्थात धीरे धीरे कम होती जा रही है। धन्यवाद। हमने इस चैप्टर में जनसंख्या वृद्धि को देखा है इस पार्ट में। इससे पूर्व हम जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को 2 पार्ट के रूप में देख चुके हैं। आप उन पार्ट्स को भी देखना चाहें, इस चैप्टर के 2 भागों को देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप उन पार्ट और अन्य पाठों को भी देख पाएंगे। धन्यवाद।